तो हियर वी विल टॉक अबाउट दो, ऑल्दो और इवन दो। पहले तो मैं आपका दो और ऑल्दो का डाउट क्लियर कर दूं। आप सबके दो दो नाम होते हैं घर में, जैसे सपोज आपका नाम है राजवीर और घर में आपको कोई कहे राज, कोई कहे वीर। घर में हम सबके नाम होते हैं ना, पप्पलू, बब्बू, पप्पू, ऐसे नाम होते हैं, लेकिन हमारे स्कूल के नाम कितने अच्छे अच्छे होते हैं। तो आपको याद रखना है, जो नाम आपका सर्टिफिकेट में चलता है, स्कूल में चलता है, उसको कहा जाता है ऑल्दो। ये आपका सर्टिफिकेट नेम होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट नेम पे हम भोलू, सोनू नहीं लिखते, लेकिन दो जो होता है वो आपका निक नेम होता है। घर में तो हमको कह सकते हैं ना, पप्पू कह सकते हैं, सोनू कह सकते हैं, भोला कह सकते हैं, घर में तो कैसे भी नाम होते हैं। तो ऑल्दो एंड दो बोथ आर सेम, लेकिन ये फॉर्मल है, सर्टिफिकेट नेम है, ये निक नेम है, तो इन दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ व्हेन इट कम्स टू इवन दो, इवन दो कब यूज होता है, पहले तो हम याद कर समझते हैं इन तीनों का यूज कहाँ होता है, इन तीनों को लैंग्वेज कहाँ यूज करती है। इन तीनों को लैंग्वेज यूज करती है जब लैंग्वेज को कहना होता है डिस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मीनिंग समझते हैं, के बावजूद, ठीक है। ऐसा होने के बावजूद भी ऐसा हो गया, जिसको हम इन स्पाइट ऑफ भी कह देते हैं। ओके फाइन। तो आपको याद रखना है, दो, ऑल्दो और इवन दो डिस्पाइट के जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं के बावजूद। तो ऑल्दो और दो का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि ऑल्दो फॉर्मल है, दो इनफॉर्मल है। इवन दो कहाँ आता है, इवन दो आता है टू एक्सप्रेस सरप्राइजिंग फैक्टर्स। जब आप हैरान हो जाओ तब की सिचुएशन को दिखाने के लिए इवन दो आता है, जिसको हम और आसानी से कह सकते हैं टू एक्सेलरेट फैक्ट्स। ये बातों को और बढ़ा चढ़ा के बताता है। तो पहले तो अगर हम बात करें दो एंड इवन दो की, दो ऑल्दो, दो और ऑल्दो के बाद क्या आता है, हम सबको पता है, येट आता है, ठीक है। अब हम तीन स्टेटमेंट्स लिखेंगे, रादर हम दो ही लिखेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ऑल्दो और दो में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम है, येट की सेंस कन्वे करते हैं। तो हम ऑल्दो, दो और इवन दो का डिफरेंस समझते हैं। मैंने स्टेटमेंट लिखी, ऑल्दो these books are very costly, but students will buy। ठीक है, किताबें बहुत महंगी हैं पर स्टूडेंट्स फिर भी खरीदेंगे। पर बोला मैंने ना, और पर के लिए लैंग्वेज में क्या लगता है, बट लगता है। यहाँ पे तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको इमीडिएटली पता है कि ये बट गलत है मैडम, इसकी यहाँ पे जेट आना चाहिए। लेकिन जब आपका एग्जाम बनता है तो वो स्टेटमेंट को इतना फ्लरिश करके लिखते हैं, इतना पॉलिश्ड करके लिखते हैं कि हम जज ही नहीं कर पाते कि बट वहाँ पे गलत है। जैसे एक स्टेटमेंट और लिख दी हमने, दो ही वर्कड हार्ड yet he failed। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। डिस्पाइट ही वर्कड हार्ड वर्क करने के बावजूद क्या हो गया, वो फेल हो गया। तो ऑल्दो और दो जो होते हैं उसका मीनिंग होता है के बावजूद, और उनके बाद आता है येट। अब बात करते हैं इवन दो की। इवन दो क्या करता है, सरप्राइजिंग फैक्टर्स बताता है, बातों को बढ़ा चढ़ा के बताता है। तो हमने बोला, हमने स्टेटमेंट लिखी, even though he is a millionaire, मिलियनियर का मतलब कितना होता है, बहुत अमीर आदमी है, कॉमा he drives a second hand car। या एक स्टेटमेंट और लिखते हैं, even though the accident was fatal, I
डिड नॉट गेट एनी इंजरी। ओके, अब इवन दो बात को खुद ही इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता देता है कि उसको येट की जरूरत नहीं है, उसके बाद आने वाला कॉमा ही सफिशिएंट है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको लग रहा है कि मैडम इधर ऑल्दो के साथ येट है तो इवन दो के साथ हम क्या लगाएंगे, तो हम कुछ नहीं लगाएंगे। क्यों? इवन दो बात को खुद ही इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आपको बता देगा कि पीछे कॉमा से ही हमारा काम बन जाएगा, हमको येट की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, इवन दो ही इज़ अ मिलियनियर, मतलब लखपति है, करोड़पति, अरबपति है, इतना पैसा है उसके उसके पास में, फिर भी क्या करता है वो? सेकेंड हैंड गाड़ी चलाता है। तो हम बढ़ा चढ़ा के बताएंगे ना इस बात को। अगर कोई बोलेगा कि उसके करोड़पति है वो, लेकिन फिर भी कार देखो कैसी कबाड़ा है, हम 3 बार पलट के देखेंगे, हाँ इतने पैसे का क्या करेगा, ऐसे लोग बड़े लीचड़ होते हैं, हम ऐसी जनरली बातें करने लगते हैं ना। ये हमारी मेंटालिटी है, ये हमारा फैक्ट है कि जो चीज़ हमें हैरान करती है हम उसके बारे में बहुत बात करते हैं, दूसरों को बताते हैं, 4-6 लोगों को और मंडली में ऐड कर लेते हैं। इसी तरह भगवान ना करे अगर किसी का ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिसको फैटल एक्सीडेंट कहा जाए। फैटल का मतलब होता है अ थिंग, एन इंसिडेंट दैट ब्रिंग्स डेथ। फैटल का मतलब होता है जिससे मृत्यु निर्धारित हो जाती है। तो वो क्या कह रहा है कि इवन दो द एक्सीडेंट वाज फैटल, एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि मरना तय था, फिर भी मुझे एक इंजरी भी नहीं आई। अब जितने लोग घर में देखने आएंगे उन सब को बताया जाएगा कि भगवान का चमत्कार है, बचा लिया, अच्छे कर्मों से बच गया। हर बार, और लाइफ में जितनी बार भी कभी एक्सीडेंट की बात होगी, ये व्यक्ति जिसकी हमने एक फर्जी एग्जाम्पल ली है, जिसको हमने एज्यूम किया है, वो हर बार अपना इंसिडेंट जरूर बताएगा कि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ओके, तो स्टेटमेंट बड़ी सीधी सी है। ऑल्दो और दो या इवन दो का मतलब होता है के बावजूद। ऑल्दो और दो को येट फॉलो करता है, कभी बट देख लें तो उसको गलत कर देना, इनके साथ सिर्फ येट आता है और ये कॉमन बातें करते हैं। इवन दो बात को बढ़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट करता है और इसको येट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये खुद ही बात को इतना ज्यादा एक्सेलरेट कर देता है कि कॉमा से ही आपका काम बन जाता है। दिस इज ऑल अबाउट दो, ऑल्दो एंड इवन दो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंजंक्शन। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस पार्ट ऑफ द कंजंक्शन, जिसको हम अभी नंबर 6 के पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे 3 कंजंक्शंस। नो सूनर, हार्डली और स्कार्सली। अब नो सूनर, हार्डली और स्कार्सली से रिलेटेड आपको सबसे पहले याद रखना है गो विद द एक्यूरेट पेयरिंग। इनकी पेयरिंग सही होनी चाहिए। नो सूनर के साथ आता है देन, हार्डली और स्कार्सली के साथ आता है व्हेन। ठीक है, नो सूनर के साथ आता है देन, हार्डली और स्कार्सली के साथ आता है व्हेन। और इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, दीज 3 will represent past tense। ओके, तो क्या याद रखना है आपको? आपको याद रखना है नो सूनर के साथ आता है देन, हार्डली और स्कार्सली के साथ आता है व्हेन। पेयरिंग के बाद इनसे रिलेटेड दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि ये तीनों की तीनों पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू कीप इन योर माइंड, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हर उस स्टेटमेंट पे एप्लीकेबल हो जाएगा जिस पे ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो आई एम रिपीटिंग कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इन कंजंक्शन के लिए नहीं है, इनके अलावा हर उस कंजंक्शन पे एप्लीकेबल है जो इस फॉर्मूला को मैच करेगी। तो द फॉर्मूला इज इफ कंजंक्शन कम्स at the beginning of the statement, then the sentence structure will be
अगर आपकी कंजंक्शन स्टेटमेंट की बिगिनिंग में माने शुरुआत में आ गई तो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? आपका स्ट्रक्चर होगा कंजंक्शन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जनरली MV स्टैंड्स फॉर मेन वर्ब। हमने बहुत बार टेंसेज में बार बार HV MV की बात करी है। HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब, MV मीन्स मेन वर्ब। चलो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, आप में से किसी को डाउट रहना नहीं चाहिए। उसके बाद आता है मेन वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब अगर आपको टेंस का चैप्टर थोड़ा सा भी ध्यान में होगा तो आपने उसमें सीखा था सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। और इंट्रोगेटिव में हम क्या करते थे? इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते थे और सब्जेक्ट को बाद में। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आ जाए तो क्वेश्चन तो इंट्रोगेटिव पैटर्न में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो मैंने इंट्रोगेशन लगाया नहीं है, रादर मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि यहाँ पे बिगिनिंग कंजंक्शन ले रहा है। तो अगर कंजंक्शन बिगिनिंग में आ जाती है फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट आपका, और स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव पैटर्न में नहीं जाएगी क्योंकि हमारी स्टेटमेंट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रही, हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है कंजंक्शन से। नाउ द एग्जाम्पल इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। नो सूनर the teacher entered in the class then, पढ़ते जाना साथ साथ में, क्या लिखा है? then the students stood up। ओके चलो, और एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं आपके लिए। यहीं पे एक दूसरी एग्जाम्पल लिख देते हैं। द एग्जाम्पल इज हार्डली आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। ओके, हियर इज योर स्टेटमेंट। अब देखो ध्यान से, यहां पे इस स्टेटमेंट को अगर हम सॉल्व करें, नो सूनर आपकी कंजंक्शन है। सबसे पहले देखो नो सूनर की पेयरिंग किसके साथ होती है? नो सूनर के साथ आता है देन। नो सूनर के साथ क्या आता है? नो सूनर के साथ आता है देन। लेकिन मैंने इधर क्या लिखा है? देन। मैंने देन ही लिखा है ना। अगर मैं उधर देन की जगह पे THEN देन लिखती तो हम उसको गलत कर देते। तो नो सूनर की पेयरिंग तो ठीक है, पेयरिंग वाला फॉर्मूला तो ठीक हो गया, लेकिन ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया कि अगर हमारी कंजंक्शन बिगिनिंग में आ जाए तो कंजंक्शन के बाद क्या आता है? कंजंक्शन के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन मेरा तो सीधा सब्जेक्ट आ गया, नो सूनर द टीचर, तो इधर हेल्पिंग वर्ब लगाओ। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब लगे तो क्या लगे? तो इसका बड़ा आसान सा जवाब है। सबसे पहले तो आपको पता है कि ये तीनों की तीनों पास्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, है ना। पास्ट की अगर आप बात करें तो वॉज वर्ड तो लग नहीं सकता क्योंकि स्टेटमेंट ING के पैटर्न में नहीं है। तो दो ही ऑप्शन बचे, या तो हम लगा दें यहाँ पे सिंपल पास्ट या हम लगा दें पास्ट परफेक्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, पास्ट कंटिन्यूअस इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि वर्ब एंटर है, एंटरिंग नहीं। परफेक्ट कंटिन्यूअस इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि बीन नहीं है इसमें। तो दो ही ऑप्शन बचते हैं आपके पास, या तो सिंपल पास्ट बचता है या तो बचता है पास्ट परफेक्ट। तो देखो यहाँ वर्ब कौन सी है? एंटर। पास्ट परफेक्ट के कितने ऑप्शन होते हैं हमारे पास में? अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि क्यों यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं लग सकता और क्यों यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं लग सकता। अब आपको मैंने
अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। कंटिन्यूअस इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि मेन वर्ब एंटर है, एंटरिंग नहीं। ओके और परफेक्ट कंटिन्यूअस इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगेन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी चाहिए होता है, तो हमारे पास एंटरिंग नहीं है। तो ऑप्शन हमारे पास कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का कट गया, बचा हमारे पास में सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। तो वर्ब की फॉर्म देखो किस पैटर्न में है, वर्ब की फॉर्म है V1। तो V1 किसके साथ आता है, डिड के साथ, तो यहाँ पे होना चाहिए था डिड। नो सूनर डिड द टीचर एंटर इन द क्लास, ठीक है करेक्ट हो गया। अब इसको देखो, बाकी ये स्टेटमेंट सही थी। अब हार्डली की लगा हुआ है, हार्डली की पेयरिंग किसके साथ होती है, हार्डली की पेयरिंग होती है व्हेन के साथ। तो सबसे पहले तो आपने पेयरिंग चेक करनी है और आपकी पेयरिंग हो गई गलत। ओके पेयरिंग गलत हो गई, पहले तो हमने पेयरिंग करेक्ट कर दी। दूसरा, कंजंक्शन बिगिनिंग में हो तो कंजंक्शन के साथ क्या चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। अब फिर से दोहराते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। यहाँ पे फिर से रीच्ड है, कंटिन्यूअस नहीं हो सकता क्योंकि रीचिंग नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं हो सकता क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस V1 प्लस ING होता है, तो रीचिंग नहीं हमारे पास में, रीच्ड है। अब जब एंटर था तो डिड के साथ आती थी V1, अब आपके पास क्या है, आपके पास है V3, V3 है ना रीच्ड, तो यहाँ पे लगा दो हैड, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन। क्लियर, याद हो गया, समझ आ गया आपको, बहुत आसान है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको। आपको याद रखना है नो सूनर, हार्डली और स्कार्सली तीनों के तीनों पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इनका प्रेजेंट या फ्यूचर से कोई रिलेशनशिप नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इनकी पेयरिंग चेक करो। नो सूनर की पेयरिंग होती है दैन के साथ, THAN के साथ, EN के साथ नहीं। और हार्डली की पेयरिंग किसके साथ होती है, हार्डली की पेयरिंग होती है व्हेन के साथ। ओके और इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट आपने इंफॉर्मेशन पढ़ी कि अगर कंजंक्शन सेंटेंस की बिगिनिंग में आ जाए तो आपका स्ट्रक्चर कंजंक्शन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। मतलब कंजंक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट नहीं लगाते, कंजंक्शन के तुरंत बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। फिर हमने 2 एग्जाम्पल्स लिखी, फिर मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब डिटरमाइन करना सिखाया कि हेल्पिंग वर्ब आना तो है बट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्या। पास्ट में 4 टेंस होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगती है, लेकिन हमारे दोनों टेंसेज में फर्स्ट फॉर्म के साथ ING नहीं थी और ना ही कभी होगी। आपकी फॉर्म सिर्फ V1 या V3 में आएगी। अगर V3 में आएगी तो आपको हैड का यूज करना है कंजंक्शन के साथ, और अगर V1 में आएगी तो आपको कंजंक्शन के बाद में डिड का यूज करना है, और पेयरिंग तो आपने चेक करनी ही करनी है। ऐसी सिचुएशन में 2 ही तरह के एरर मिल सकते हैं, या तो आपकी पेयरिंग गलत होती है या फिर आपका स्ट्रक्चर गलत होता है, मतलब कंजंक्शन के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद से लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कंजंक्शन एंड देखते हैं कि उसके पास नया क्या है जो हम सीख सकते हैं। मुझे लगता है हमने यहाँ पे एक नई बात सीखी, ये वाली। जनरली हमारे दिमाग में ये स्किप हो जाता है, उससे बड़ी बात हमने जो नई बात सीखी वो ये सीखी कि पास्ट टेंस है तो कंजंक्शन के बगल में जो वर्ब आनी है वो वर्ब हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो मैंने आपको वो वर्ब डिटरमाइन करनी सिखा दी। तो आई होप अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कंजंक्शन। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद से ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नॉर की। अब ईदर और नीदर नॉर तो शायद हमने स्कूल टाइम से यूज़ किए हुए हैं, तो हमको स्कूल टाइम से इनके यूसेजेस आते हैं कि ईदर और नीदर नॉर कहाँ पे यूज़ होता है। तो अब नेक्स्ट हमारी जो कंजंक्शन है दैट विल टॉक अबाउट यूसेज ऑफ। किस किस का यूज़ करके दिखाएगी ये हमको, ईदर और, नेक्स्ट नीदर नॉर, नेक्स्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो, फिर और फिर नॉर। ओके इनमें से जो हमें याद रखना है वो क्या होता है, ईदर और किसकी बात करता है, वन of the
टू। इधर और किसकी बात करेगा? दो में से किसी एक को चुनेगा। नीदर नॉर, नन ऑफ द टू, दोनों में से कोई नहीं। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब क्या होता है? ना केवल ये बल्कि ये भी, यही बोलते हैं ना, और नॉर। तो हम इनके बारे में सबसे पहले क्या याद रखेंगे? हम इनके बारे में याद रखेंगे इफ टू सब्जेक्ट्स आर combined by above mentioned conjunctions। क्या लिखा हमने? कि अगर दो सब्जेक्ट इन पांचों में से किसी के साथ भी जोड़े जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम याद रखेंगे the verb agrees with the subject close to it। बहुत आसान है याद रखना कि अगर इन पांचों में से किसी की भी मदद से किन्हीं दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी जो वर्ब के जस्ट पहले आएगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा डैश राम और श्याम अराइव्ड क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे थर्ड फॉर्म लगी है, मतलब यहां मुझे वो हेल्पिंग वर्ब चूज करना है जो V3 के साथ में क्या करे? मुझे क्वेश्चन बना के दे दे। तो फटाफट से अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए और याद करके बताइए V3 किस टेंस में चलता है। बट ऑब्वियस V3 चलता है परफेक्ट टेंस में, मतलब यहां पे मुझे परफेक्ट चलाना है। अब राम और श्याम कितने जन हैं? दो जन हैं। दो जन प्लूरल होते हैं तो प्लूरल के अकॉर्डिंग इधर लगा देते हैं हैव, क्योंकि प्लूरल को तो हैव ही दिखाएगा। लेकिन अब अपना रूल पढ़ो, अगर दो सब्जेक्ट इन्हीं पांचों में से किसी की भी मदद से जोड़ दिए जाएं तो वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगती है जो वर्ब के सबसे क्लोज होता है। अब वर्ब के क्लोज कौन है? राम है। वर्ब में और श्याम में तो डिफरेंस है, तो यहां पे हैव की जगह लगाओ हैज, क्योंकि राम सिंगुलर है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और करके देखते हैं। हमने एक एग्जांपल लिखी, नॉट ओनली हरीश बट ऑल्सो हिज सिस्टर डैश trying to talk to dash mother। अब जहां पे मैंने ब्लैंक छोड़ा है वहां पे हम रूल को डिस्कस करेंगे और वहां पे हम आपके ऑप्शंस को फिल करेंगे। सबसे पहले देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन लगी है। इन पांचों कंजंक्शन में से कुछ भी लगा हो तो आपको क्या करना है? आपको देखना है वर्ब के जस्ट पहले या जस्ट बाद कौन सा सब्जेक्ट है। ये आपके वर्ब की जगह है। वर्ब के जस्ट पहले क्या है? सिस्टर है। दिखने में अगर इस स्टेटमेंट को हम हिंदी ट्रांसलेट करें तो बात हरीश और उसकी बहन की हो रही है कि केवल हरीश ही नहीं बल्कि उसकी सिस्टर भी मम्मी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इस अटेम्प्ट में, जो मम्मी से बात करने का अटेम्प्ट हो रहा है उस अटेम्प्ट में हरीश भी इन्वॉल्व है। लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग जाएगी? जो वर्ब के जस्ट पहले या जस्ट बाद में होगा। तो वर्ब के जस्ट पहले कौन आ रहा है? सिस्टर आ रही है ना, तो भूल जाओ हरीश को, हरीश है ही नहीं। रूल के अकॉर्डिंग चलो, वर्ब के जस्ट पहले सिस्टर आ रही है, सिस्टर अलोन है, अकेली है, सिंगुलर है, तो इज ट्राइंग। अब बात सिस्टर की हो रही है तो यहाँ पे प्रोनाउन भी हर लगेगा। समझे? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? यहाँ पे अगर नॉट ओनली हरीश बट ऑल्सो हिज सिस्टर की जगह पे सिस्टर्स होता
तो हम सिस्टर्स के अकॉर्डिंग इधर आर लगा देते, इधर लगा देते देयर। बड़ा आसान है, आप याद रखो। अगर इन पांचों में से किसी एक को भी लैंग्वेज ने यूज़ कर लिया सब्जेक्ट्स को कंबाइन करने में, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगेगा जो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले पड़ा होगा। जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या था, राम, तो शाम को भूल जाओ, राम के हिसाब से चलाया हमने हैज़। इधर हेल्पिंग वर्ब पे जस्ट पहले क्या थी, सिस्टर थी, तो हरीश को भूल जाओ। तो आपको याद रखना है अगर कंजंक्शन, चलिए हम यहाँ पे एक शॉर्टकट सा फॉर्मूला बना लेते हैं। बीच में हमने लिख दी कंजंक्शन, आजू बाजू 2 लाइंस लगा दी। 2 लाइंस हमने इसलिए लगाई क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, 2 होते हैं। हमारे पास 2 सब्जेक्ट होते हैं ना, तो कंजंक्शन किसके अकॉर्डिंग चलेगा, कंजंक्शन अपने साथ के नियरेस्ट को देखेगा। अगर कंजंक्शन सेंटर में इधर है, ठीक है, और आपके पास में ब्लैंक आगे है, तो इस ऑप्शन को देखिए। और अगर कंजंक्शन यहाँ पे है और आपके पास ब्लैंक इस तरफ है, तो इस तरफ वाले ऑप्शन को देखिए। आसान है ना। यहाँ देखो कंजंक्शन आगे थी, ये रहा, यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ, ये नंबर 1 स्टेटमेंट, ये नंबर 2 स्टेटमेंट। जो नंबर 1 स्टेटमेंट है, इधर नंबर 1 स्टेटमेंट लिख देती हूँ। देखो कंजंक्शन के पहले थी ब्लैंक, है ना, ये रही कंजंक्शन आपकी, और उसके पहले ब्लैंक थी, तो हमने आगे वाले ऑप्शन को देखा, राम को। और यहाँ पे कंजंक्शन के बाद थी ब्लैंक, तो हमने बाद वाले ऑप्शन को देखा। इन शॉर्ट आपको याद रखना है जो कंजंक्शन के पास होगा उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। पास वाला सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहेगी, पास वाला सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो जाएगी, और आपके हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही आपका प्रोनाउन डिसाइड हो जाएगा। आई होप आपको इधर और नीदर नॉर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट ओनली बट ऑल्सो और नॉर, ये हम स्कूल से करते आए हैं। इसमें आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा जो कंजंक्शन के पास में होगा। वो सिंगुलर होगा तो आपकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, और कंजंक्शन के पास वाला आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा तो आपकी वर्ब प्लूरल हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कंजंक्शन।